हेलो स्टूडेंट्स, लेट गो टू स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अमाइन, सेकेंड लेक्चर। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और प्रिपरेशन पढ़ा हुआ था। इस लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हैंडल करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्लियर? अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला हमारा पॉइंट है फिजिकल स्टेट एंड स्मेल। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट, लोअर मेंबर्स, किसी के भी हमने आपको समझाया था कि जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो गैसियस होते हैं, उससे हायर मेंबर जो होंगे वो लिक्विड होंगे और ज़्यादा अगर मास बढ़ाते जाएंगे तो सॉलिड होंगे। ये हम पहले भी बातें कर चुके हैं इस पर। ठीक है, तो इतना अब बहुत नहीं, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन इसको समझ लीजिए कि अगर किसी का मास कम है, ठीक है, तो उनके बीच वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, और ये प्रॉपर्टी गैस की होती है। जब उनका मास और साइज बढ़ेगा तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, तो पास पास आ जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और मास साइज बढ़ेगी और वंडर वाल बढ़ेगा तो और पास आ जाएंगे, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो इनके लोअर मेंबर्स होते हैं, ठीक है, लोअर मेंबर्स आर गैसेस at room temperature, ठीक है, and smell like ammonia, अमोनिया की तरह, यानी थोड़ी सी पंजेंट स्मेल होती है इनकी। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब बात कर रहे हैं हायर मेंबर, तो हायर मेंबर्स आर लिक्विड। ठीक है, लिक्विड की तरह होते हैं, थोड़े से ऑयली होते हैं। ठीक है, लिक्विड की तरह होते हैं, लिक्विड। ठीक है, एंड स्मेल लाइक फिश, मछली की तरह स्मेल करते हैं, फिश की तरह स्मेल करते हैं। बात समझ में आ गया। ठीक है, जो हायर मेंबर्स होते हैं उनका स्मेल किसकी तरह होता है? फिश की तरह होता है। ठीक है, और जो एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक अमाइंस आर जनरली टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हमारे पास है इसमें फिजिकल स्टेट पे हमको समझने के लिए। ठीक है, क्लियर। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, बीपी, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड हमारा है बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके जो लोअर मेंबर्स होते हैं, फिर मैं बात करूंगा कि लोअर मेंबर्स, ठीक है, या ऐसे में बात करूँ, लोअर मेंबर हायर मेंबर की यहाँ बात ना करें क्योंकि ये तो बॉइलिंग पॉइंट की बात चल रही है। ठीक है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है, इनका जनरली हाई होता है। ठीक है, जनरली हाई। तो अब बात आती है कि हाई क्यों होगा, जनरली हाई क्यों होगा, तो याद रखेंगे कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए ये हाई होते हैं। ठीक है, जरा देखिए कैसे होती है। अब यहीं पे है, मान लीजिए कि CH3 NH और H इधर है। ठीक है, अब ये NH CH3 H ये गया, NCH3 H H। तो इस तरह से देख रहे हैं कि N और H के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती जाएगी। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से क्या हो जाएगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। ये बात समझ में आ गया। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई हो जाता है। ठीक है, लेकिन ठीक है, हाई हो गया, लेकिन कितना ही हो जाएगा, क्या अल्कोहल, कार्बोक्सिल इनसे भी ज़्यादा हाई हो जाएगा? ठीक है, तो नहीं, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है BP ऑफ अमाइंस आर लेस देन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड of comparable molecular mass, जो कंपेरेबल मोलिकुलर मास का होता है उनसे क्या होता है, उनसे कम होता है इनका। ठीक है, कंपेरेबल मोलिकुलर मास जिनका होता है उनसे थोड़ा सा कम होता है। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर होगी बात। बॉइलिंग पॉइंट भी समझ में आ गया। देख लीजिए,
बॉइलिंग पॉइंट भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और बॉइलिंग पॉइंट में आता है कि अगर मैं आइसोमेरिक की बात करूं, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन आइसोमेरिक फॉर्म। अगर आइसोमेरिक फॉर्म का मतलब क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो याद रखेंगे प्राइमरी का सबसे ज़्यादा होगा, सेकेंडरी का उससे कम, टर्शियरी का उससे कम। सिंपल सी बात है, प्राइमरी का मतलब ब्रांचिंग कम है, ब्रांचिंग कम है तो एरिया ज़्यादा होगा। सेकेंडरी की ब्रांचिंग बढ़ गई तो एरिया कम हो गया, टर्शियरी की और ज़्यादा ब्रांचिंग हो गई तो एरिया और कम हो गया, ठीक है। जैसे टर्शियरी की बात करूँ मैं तो यहाँ मान लीजिए हो गया CH3, यहाँ मान लीजिए CH3, यहाँ मान लीजिए, तो ये लगभग स्फेरिकल हो गया ना। तो स्फेयर क्या हो जाएगा, स्फेयर का एरिया सबसे कम होता है, एरिया कम होगा तो वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा, और वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल के बीच कम होगा तो उनको तोड़ने के लिए कम फोर्स लगेगा, आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से इनका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक। अब जो थर्ड हमारे पास आता है वो है सोल्यूबिलिटी, ठीक है, सोल्यूबिलिटी। तो जो सोल्यूबिलिटी है यानी लोअर मेंबर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, लोअर मेंबर्स आर सोल्यूबल इन वाटर। जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। इसका रीज़न क्या देंगे, ड्यू टू वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होते हैं। अब फिर वही चीज़ आ जाएगी, जैसे मान लीजिए कि नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, सपोज करिए CH3 है, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ ऑक्सीजन आ गया, ये हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो ये देख रहे हैं वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले रहा है तो सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है, सोल्यूबल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं हायर मेंबर की बात करूं, ठीक है, हायर मेंबर्स, तो 6 कार्बन एंड मोर, 6 कार्बन और उससे ज़्यादा की बात करूं, ठीक है, तो आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। और एक बात और याद रखेंगे, जो एरोमेटिक अमाइंस होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। तो एरोमेटिक अमाइंस आर इनसॉल्यूबल इन वाटर एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो बेटा ये पूरा फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ था वो कंप्लीट हो गया। बस इतना ही आपको पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ये पूरा कंप्लीट हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं ध्यान देना है। क्लियर, सॉरी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम जरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ, ठीक है। तो हम बार बार इसके वीडियो के सामने से हट जाते हैं कि आप पूरा अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। इतना आपका तैयार रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड बहुत अच्छा आपका जाएगा। तो इस बार हम लोग चूँकि बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा सकते, टाइम थोड़ा सा लिमिट में है, तो कोशिश ये रहेगा कि बोर्ड हमारा अच्छे से हो जाए। हालांकि गवर्नमेंट ने भी ठीक ठाक टाइम दे दिया है। चलिए अब हमारा आ रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है अब हमको। अब केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ है एक बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन। ये तो मालूम है कि ऑल अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, इसको हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑल अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। रीजन क्या है, ड्यू टू लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है उसकी वजह से, ठीक है, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है उसकी वजह से जितने भी अमाइंस होते हैं वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। फिर अब कंपैरिजन की बात कर रहे हैं कि अमोनिया और एलिफेटिक अमाइन की बात करें अगर हम, ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बिटवीन
एलिफैटिक अमाइंस एंड अमोनिया। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, अमोनिया और एलिफैटिक अमाइन, एलिफैटिक अमाइन का मतलब हो गया RNH2 और अमोनिया का मतलब हो गया NH3। तो बेटा दोनों केस में देखो नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर है। दोनों केस में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। अच्छा बेस वो होगा जिसके पास लोन पेयर ज़्यादा हो और दूसरे के लिए ईजिली अवेलेबल हो। याद रखिए केवल ज़्यादा होना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा दानी कौन है कि जिसके पास ज़्यादा पैसे हो वो अच्छा दानी है, या जो पैसे हैं वो ईजिली डोनेट करता हो इसलिए वो अच्छा दानी कहलाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं कि उसके पास है कितना, इंपॉर्टेंट है वो दान कैसे कर लेता है, ईजिली डोनेट कर रहा है या रोग आके छाती पीट के डोनेट कर रहा है, इस पे माने रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जरा कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके बगल में छोटा ग्रुप लगा हुआ है, इसके बगल में सिर्फ हाइड्रोजन लगे हैं। ठीक है, बात समझ आ गया। तो दोनों ईजिली डोनेट करेंगे, कोई में टेंशन नहीं है डोनेट करने में। क्लियर, अगर यहाँ छोटा ग्रुप है तो। ठीक है, तो अब इन जनरल अगर हम बात करें तो जिसके पास डेंसिटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की वो अच्छा बेस होगा। अब यहाँ पे एल्किल ग्रुप कैसा है, प्लस आई, तो याद रखेंगे ये प्लस आई ग्रुप है, तो प्लस आई ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, डोनेट करेगा। एल ग्रुप नाइट्रोजन को देगा तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा हो जाएगा, एलिफैटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया। ठीक है, क्लियर। तो याद रखेंगे इसको कि एलिफैटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया। अब बेटा अगर आपसे रीजन पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। जो एल्काइल ग्रुप है उसका प्लस आई इफेक्ट की वजह से, यानी इंडक्टिव इफेक्ट इसका खिलाड़ी है। ठीक है, तो इसका खिलाड़ी कौन हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं कि ऑर्डर हम ले, ऑर्डर ऑफ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है बेसिक स्ट्रेंथ का अगर ऑर्डर आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप समझ में आ रही है कि आप किस मीडियम की बात कर रहे हो, इन गैस मीडियम। ठीक है, गैसेस स्टेट की बात करना, अगर गैस स्टेट की बात करेंगे तो टर्शियरी सबसे ज़्यादा होगा, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम, अमोनिया सबसे कम। लेकिन अगर यही हम इन एक्वस मीडियम की बात करें, लिक्विड मीडियम की बात करें तो थोड़ा सा चेंज होगा, सेकेंडरी आगे आ जाएगा, टर्शियरी पीछे आ जाएगा, अमोनिया और प्राइमरी अपनी ही पोजीशन पर रहेंगे, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस केस में, गैस केस में हिंड्रेंस नहीं लेते। हमने अभी आपको बताया ना कि इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यही देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आर ग्रुप है, यहाँ नाइट्रोजन है, इधर भी आर लगा है, इधर भी आर लगा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो अगर ये आर आर बल्कि ग्रुप हो गए, बड़े बड़े ग्रुप हो गए, ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ईजिली अवेलेबल नहीं होंगे, इसलिए ये खराब हो जाएगा, अच्छा नहीं रह जाएगा बेस। क्लियर। तो एक्वस मीडियम में ये इजीली अवेलेबल नहीं रहेंगे, गैस मीडियम में हिंड्रेंस को कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो गैस मीडियम में क्या हो जाएगा, टर्शियरी ज़्यादा होगा, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी और अमोनिया। जबकि एक्वस मीडियम में क्या हो जाएगा, इस तरीके से लेंगे। बात आपके समझ में आ गई। ठीक है, एग्जाम्पल कोई सा भी ले सकते हैं, यहाँ पे कोई सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे सपोज करिए C2H5NH2 है। ठीक है, तो ये आप सेकेंडरी, ये सेकेंडरी हो गया एन यहाँ पे। ठीक है, ये ज़्यादा हो जाएगा। अब टर्शरी क्या हो गया, C2H5 हो गया, प्राइमरी क्या हो गया, C2H5NH2 हो गया, और यहाँ पे NH3 हो गया। ये इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। इसका एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं, इसका एग्जाम्पल CH3 होल थ्राइस N हो गया। ठीक है, CH3 होल ट्वाइस NH हो गया, CH3 NH2 हो गया, और फिर NH3 अमोनिया हो गया। ऐसे दे सकते हैं। देखिए सेम एग्जांपल भी ले सकते हैं, ये भी यहाँ भी ले सकते हैं, उससे कोई बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये। ठीक, अब अगला क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा है। ठीक है, सेकंड, यहां भी फिर एक कंपैरिजन आ रहा है।
कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, बिटवीन, अब किसके किसके बीच बात कही जा रही है, अब इसके बीच बात कही जा रही है एनेलिन, ठीक है, एनेलिन एंड एथाइलामाइन की बात कर रहे हैं, एथाइलामाइन, एनेलिन और एथाइलामाइन। एनेलिन का मतलब एरोमेटिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों में कौन ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, और यहाँ NH2 लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह से डोनेट होगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो गया, NH2, यहाँ प्लस चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव अगर यहाँ आ गया तो क्या हाइड्रोजन इससे आसानी से निकल सकता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है ही नहीं। अब उस निकल सकता है नहीं निकल सकता उसको छोड़ दीजिए, बस ऐसे ही समझिए कि अगर रेजोनेंस हो रहा है तो जो ये जिसकी वजह से बेस है, बेस किसकी वजह से है? लोन पेयर और नाइट्रोजन, वो लोन पेयर तो रिंग में चला गया, वो तो लोन पेयर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। कोई सोचेगा कि भाई नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, चलो हम ले चलते हैं, लोन पेयर लेने चलते हैं, पता चला इसके पास आया तो लोन पेयर मिला ही नहीं। इसके बाद में जब रेजोनेंस कर रहा है तो ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हो रहा है, तब भी रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, तब भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ ज़्यादा टाइम तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गायब है, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गायब है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा टाइम तक गायब रहेगा, ठीक है, किसी को नहीं मिलेगा, तो क्या समझेगा अगला? यही तो समझ रहा है कि बैक ये झूठ बोल रहा है, इसके पास है वह नहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, ये केवल परेशान कर रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से कुल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ठीक है। यहीं से लगे हाथ एक और आपको चीज़ें मैं समझा दे रहा हूँ। ये तो सिर्फ 2 ही में तो मिला, बाकी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं है, तो जो भी कोई अगला आएगा वो तो पाएगा ही नहीं, वो नहीं पाएगा ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये बहुत खराब बेस हो गए। जबकि एथिलामाइन की बात करें तो C2H5NH2, यहाँ तो आई इफेक्ट काम कर ही रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ये डेंसिटी बढ़ा देगा, तो यहाँ तो आई ग्रुप ये है ही है, प्लस आई ग्रुप है ये, ठीक है। तो प्लस आई ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो अच्छा बेस है। तो याद रखेंगे कि एनेलिन इज ए वीक बेस देन एथिलामाइन, ठीक है। तो एथिलामाइन अच्छा बेस होता है। क्लियर? ये बात समझ में आ गया। अब एक चीज़ और समझिएगा कि NH2 कैसा ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ध्यान रखना कि NH3 देखो जरा कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया है, तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया है और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर ऑर्थो, तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया है। इसका मतलब कि एनेलिन जो था, यानी सॉरी NH2 जो ग्रुप था, ये कैसा है, ये OP डायरेक्टिंग है, ठीक है, यानी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। ऑर्थो एंड पैरा यानी अगर कोई वो आए जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी इलेक्ट्रोफाइल, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, इलेक्ट्रॉन लविंग आता है, तो वो ऑर्थो और पैरा पे जाके जुड़ेगा, ठीक है। हाँ, कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग वगैरह ना हो, वरना NH2 को ही ऑक्सीडाइज करना शुरू करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वहाँ चक्कर है। क्लियर? ठीक है, क्योंकि बेचारे की औकात बड़ी कम है NH2 की, बहुत ज़्यादा कलेजा है नहीं, बड़ा छोटा सा कलेजा है, बेचारा बहुत कम औकात है उसकी। ये समझ में आ गया। तो 2 हमने बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन किया हुआ है, ये आपके कोर्स में है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से, समझ लीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं इसके लिए हम। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? अच्छे से समझ बूझ लीजिए। रफ करने जा रहे हैं अब हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला हमने बेसिक स्ट्रेंथ को चेक किया हुआ है, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ को सबसे पहले हमने देखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ यानी कि जितने भी अमाइंस होते हैं सभी बेसिक इन नेचर होते हैं। ऐसा नहीं तो कोई कम बेसिक है, कोई ज़्यादा बेसिक है, सब बेसिक है। ये तो रहेगा ही, हाँ ठीक है, कोई कम होगा कोई ज़्यादा होगा, ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन बेसिक सभी के सभी रहेंगे, कोई ऐसा नहीं रहेगा जो बेसिक ना हो, ठीक है। नाइट्रोजन के पास जो भी लोन पेयर बढ़ाएगा वो बेसिक तो हो ही जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड हमारा है एल्काइलेशन।
एल्काइलेशन का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप का एडिशन। ठीक है, तो इसमें जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड से रिएक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हो क्या रहा है, सपोज करिए CH3NH2 है। ठीक है, अगर हम CH3Cl से इसका रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, तो सिंपल है, इसका हाइड्रोजन इस Cl के साथ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ चला जाएगा, और क्या बन गया यहाँ पे CH3NH और CH3, मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये टूटेगा CH3Cl माइनस और प्लस में, ये टूटेगा H प्लस, ठीक है, और CH3NH माइनस में। ठीक है, तो इस माइनस से ये प्लस जुड़ेगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ जाके HCl बना लेगा, यहाँ एक HCl बाहर हो जाएगा। तो देखो जरा, ये था प्राइमरी अमाइन, ठीक है, और ये क्या बन गया, सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, इसके पिछले में हमने प्राइमरी अमाइन बनाया था, याद आ रहा है, प्राइमरी अमाइन बना था, उससे हमने क्या बना लिया, सेकेंडरी अमाइन। और अगर मैं फिर से CH3Cl से रिएक्ट करा दूं, फिर से रिएक्ट करा दूं, फिर वही कहानी होगी, ये ब्रेक करेगा, फिर किस में ब्रेक करेगा, CH3N CH3 माइनस और H प्लस में, और ये किस में ब्रेक करेगा, CH3 प्लस और Cl माइनस, फिर ये CH3 यहाँ जाके अटैच होगा और क्या बना लिया, CH3 होल थ्राइस N, टर्शरी अमाइन बन गया यहाँ, तो ये टर्शरी अमाइन बन गया। ठीक है, और साथ में यहाँ पे फिर HCl बन गया, फिर वही कहानी, अगर मैं एक और डाल दूँ यहाँ पे तो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे CH3Cl एक और डाल दूँ तो, यहाँ HCl बाहर हुआ है, एक और डाल दें तो क्या हो गया, तो वही क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, याद आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैं CH3Cl और यूज़ करूँ, यहाँ एक HCl बाहर हुआ है, ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसको देख के कौन दौड़ पड़ेगा, ये, क्योंकि प्लस के फॉर्म में टूटेगा। ठीक है, ये ब्रेक करेगा ना, CH3 प्लस और Cl माइनस, ये प्लस वाला यहाँ अटैक कर जाएगा और क्या बना लेगा, CH3 का होल 4 N प्लस एंड Cl माइनस। दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये मैं बता चुका हूँ पहले, अभी प्रिपरेशन जब पढ़ाया था तब ये चीज़ क्लियर किया हुआ था। ठीक है, इस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन एक दूसरे से बनते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन दोनों कन्वर्ट होते चले जाएंगे। ये एल्काइलेशन हो गया, इसका एल्काइल ग्रुप हम ऐड करते गए। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब फोर्थ हमारे पास है एसाइलेशन। ठीक है, एसाइलेशन का मतलब क्या हो गया, मतलब होता है कि रिएक्शन विद एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, तो सपोज करिए हमारे पास क्या है, अमोनिया है, सॉरी अमाइन है, इसका रिएक्शन हमने करा दिया एसिड हैलाइड। जैसे मान लीजिए कि CH3 COCl है, ये एसिड हैलाइड है। ठीक है, ये यहाँ लिख कर ऐसे डबल बॉन्ड हो, ऐसे हो गया। ठीक, ये एक बेस ले लिया, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा है इसको, कैसे होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन, फिर वही चीज़ आएगी, ऐसे टूटेगा, CH3 NH H प्लस, ये ऐसे टूटा दो पार्ट में। ठीक है, और ये कैसे टूटेगा, यहाँ से टूट जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस एंड Cl माइनस, फिर इस प्लस से ये देखो यहाँ जाके अटैच होगा, क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O NH NH CH3, यही तो हो गया। ठीक है, और HCl बाहर हो जाएगा, ये देखो HCl बाहर हो जाएगा, ऐसे समझो इसको। कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, अब ये हिस्सा देखो जरा, यहां से इसके दोनों तरफ से कार्बन जुड़े हैं, ऐसे इसको छोड़ जरा, इसके दोनों तरफ से तो कार्बन जुड़े हैं, दोनों तरफ से, तो क्या हो जाएगा, एन मेथाइल, एन मेथाइल, अरे भाई ये अमाइड बन गया ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एन मेथाइल इथेन अमाइड, इथेनामाइड। ठीक है,
बात समझ में आ गया। 1 2 अमाइड है ना ये CONH2, तो एक हाइड्रोजन हट के यहाँ CH3 लगा, एक और हट के यहाँ लग जाता तो एन डाई मेथाइल कहते हैं, या एथाइल मेथाइल जो भी रहता वो कहते हैं। ठीक है, ऐसे ये रिएक्शन हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। एसाइलेशन, तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन जो होते हैं वो रिएक्ट कर रहा है। ये प्राइमरी है, सेकेंडरी भी इससे रिएक्ट कर सकता है और सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनता है। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनता है। क्लियर, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट विद। अच्छा, टर्शियरी क्यों नहीं करेगा भाई, टर्शियरी के पास हाइड्रोजन ही नहीं रहेगा तो रिएक्ट कहाँ से करेगा। टर्शियरी के पास हाइड्रोजन नहीं रहता इसलिए रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, रिएक्ट विद किसके साथ, एसिड क्लोराइड, टू गिव क्या देगा, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। ये चीज हो गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे एसिटिलेशन की बात करूं तो एसिटिलेशन का क्या मतलब है, बहुत बढ़िया। देखिए सब टॉपिक है, एक एक करके मैं इसको तोड़ रहा हूं बिल्कुल। तो किसके साथ रिएक्शन हो जाएगा, तो होता है यहाँ पे कि रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड क्या है, CH3CO होल ट्वाइस O, इसके साथ के मैं रिएक्शन की बात कर रहा था ये। ठीक है, फिर वही कहानी है, सेम यही चीज, सेम यही आएगा। वहां भी हाइड्रोजन का ही खेल है, वहां भी खेल हाइड्रोजन का ही है। हाइड्रोजन नहीं रहेगा कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया। अब मान लीजिए CH3NH2 है। ठीक है, इसका रिएक्शन हमने कराना है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 ये है। तो यहाँ से कट गया, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आया, ये भी टूटा दो पार्ट में। CH3NH यहाँ माइनस है और H पे प्लस है। तो ये देखो जरा, ये प्लस है ना, ये प्लस इस माइनस से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या बना लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O यहाँ, और ये जुड़ेगा किससे, NH CH3 से। ठीक है, और ये हाइड्रोजन कहाँ चला गया, हाँ यहाँ देखो जरा, यहाँ HCl निकला है, यहाँ HCl नहीं निकलेगा। देखो जरा, CH3COOH एसिड बनेगा, CH3COOH एसिड बन जाएगा। ठीक है, और ये फिर वही क्या नाम हो गया, N मेथाइल एथेनामाइड, ये बन जाएगा। ठीक है, प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो सेम यही चीज़ के साथ भी होगा, बस यहाँ एसिड निकल जा रहा है साथ में, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बना रहा है, साथ में एसिड निकल रहा है। देख लीजिए इसको। ठीक है, इससे यही चीज़ रहेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। क्यों, सारा खेल हाइड्रोजन का है। टर्शियरी में हाइड्रोजन होता ही नहीं, तो जिस केस में हाइड्रोजन है नहीं उसमें रिएक्शन कहाँ से होगा, उसमें तो रिएक्शन होगा ही नहीं। जहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा वहाँ रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये बेस के प्रेजेंस में रहेगा, बेस है, बेसिक मीडियम में है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देख लीजिए, बहुत कुछ इसमें टिपिकल नहीं है, थोड़ा इजी है, बहुत कुछ टिपिकल नहीं है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है वो एक तरह से प्रॉपर्टी भी है और टेस्टिंग भी है, दोनों है, दोनों एक साथ ले रहे हैं हम। ठीक है, एक ही रिएक्शन ही है। अब उसको चाहे आप टेस्ट कह के पढ़ लीजिए कि टेस्ट कैसे करेंगे अमाइन का, या फिर भाई टेस्टिंग आता ही आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है टेस्टिंग। ठीक है, तो या तो उसे आप टेस्ट कह के पढ़ लीजिए कि हम टेस्ट कर रहे हैं कि कौन सा अमाइन है। ठीक है, या फिर हम केमिकल प्रॉपर्टी समझ लें। ठीक है, तो 5 हमारा है कार्बिल अमाइन रिएक्शन। ठीक है, या इसी को हम कहते हैं कार्बिल अमाइन टेस्ट, या इसी कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट।
ठीक है, तीनों में से कोई सा भी नाम दिया जा सकता है, बात एक ही है, नाम कोई सा भी दे लीजिए, ठीक है, बात तो एक ही रहेगी। क्लियर? अब क्या हो रहा है, अब ये याद रखिएगा कि ओनली फॉर प्राइमरी अमाइन, ये केवल प्राइमरी अमाइन का टेस्ट देता है, इसको हमको ध्यान रखना है, केवल प्राइमरी अमाइन का टेस्ट देगा, ठीक है, केवल प्राइमरी अमाइन का टेस्ट देगा और कोई नहीं टेस्ट देगा, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमने प्राइमरी अमाइन लिया, ठीक है, उसको KOH के साथ रिएक्ट किया, क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में, यानी क्लोरोफॉर्म KOH साथ में रिएक्ट करा दिया, ठीक है। तो देखो जरा, CH3 NH2 है, CH Cl3 और KOH डाला, ठीक है, KOH ये डाल दिया। अब रिएक्शन क्या हो गया, तो रिएक्शन क्या हो गया, CH3NC ये बन गया, ठीक है, KCl बनता है, HCl बनता है, वाटर बनता है, ठीक है। अब ये HCl वापस KCl में कन्वर्ट हो जाता है, तो अगर कहीं ऐसे लिखा रहे कि KCl और वाटर केवल लिखा रहे, HCl ना लिखा रहे, तो इसमें कोई बहुत टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ऐसे अब इस रिएक्शन को आप लर्न कैसे करेंगे, कैसे तैयार करेंगे, तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, जैसे ऐसे इसको 2 हाइड्रोजन अलग अलग कर लीजिए। अब क्लोरीन में 3 क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म में, ठीक है, तो ऐसे हमने क्लोरीन को 3 अलग अलग कर दिया, ठीक है, ये रिएक्ट किया है। और साथ में क्या था, KOH था, ऐसे इसको अलग अलग कर लिया हमने, ठीक है। अब ये देखो, ये रिएक्ट किया HCl, ये बना लिया HCl, ये बना लिया KCl और ये बना लिया वाटर, बन गया। अब CH3NC, CH3NC सीधा सीधा आ गया, HCl हो गया, ट्वाइस ऑफ HCl हो गया, KCl हो गया, KCl हो गया, वाटर हो गया, सिंपल। देखो जरा, ऐसे तैयार रहेगा ये, ठीक है, ऐसे तैयार रहेगा, या यहाँ थ्राइस लगाएगा, यहाँ थ्राइस लगाएगा, यहाँ थ्राइस लगाएगा, तो कैसे भी दिया रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी दिया रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है, और करके लिख रहे हैं, ठीक है, ये एल्कोहलिक ही है KOH, ठीक है, कैसा लेते हैं हम, एल्कोहलिक KOH ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये टेस्ट केवल और केवल प्राइमरी अमाइन के लिए ही होता है और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है और कहीं नहीं यूज़ करते, ठीक है, सिर्फ प्राइमरी अमाइन के लिए ये टेस्ट है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा नंबर चल रहा है, 5th हुआ था या नहीं हुआ था, ये हमारे ख्याल से ये 6 नंबर था, 5 हो चुका था। अब 7 देखिए जरा, 7th नंबर हमारा क्या है, ठीक है, तो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, बड़ा अनस्टेबल एसिड होता है ये, HNO2, ठीक है, बहुत अनस्टेबल एसिड होता है HNO2, ठीक है। तो HNO2 जब अनस्टेबल है, सिंस HNO2 इज अनस्टेबल, therefore prepare freshly, इसीलिए इसको हम ताज़ा ताज़ा बनाते हैं। किससे बनाते हैं, तो इसको बनाते हैं NaNO2 के साथ HCl का रिएक्शन कराते हैं, तो NaCl बनता है, ठीक है, और HNO2 बनता है। HNO2 को कई जगह HONO लिखा रहता है, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो हम चाहे इसको लिखें और चाहे इसको लिखें, सब एक ही बात है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो थोड़ा सा अनस्टेबल होता है नाइट्रस एसिड, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं, ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। अब देखो जरा, अगर हम प्राइमरी अमाइन से रिएक्शन कराएं, प्राइमरी अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देगा, गिव्स अल्कोहल, तो ये अल्कोहल देता है, ठीक है, साथ में नाइट्रोजन गैस भी रिलीज करता है, तो ये हमारा प्राइमरी अमाइन के लिए है, ठीक है। जैसे CH3NH2 है, ठीक है। अब इससे हमने रिएक्शन करा दिया HONO,
ठीक है, या अच्छा नहीं लग रहा मान लो तो ऐसे लिख दे रहे हैं HNO2। क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, इसको कैसे समझे? तो इसको समझने के लिए एक तरीका है हमारे पास। एक तरीका ये है, यहाँ पे देखो, ये यहाँ जगह नहीं, यही देखो जरा, इसको हमने लिखा CH3, ठीक है, N और H2, इसको अलग अलग कर दिया, ठीक है। इसी के साथ हमने क्या रखा, इसको कैसे हमने तोड़ा था, HONO, ठीक है, ऐसे ही तोड़ दिया। इसके साथ रखा HO, इसके साथ रखा N, इसके साथ रखा O, ऐसे अलग अलग कर लिया। ये तो क्या बन गया, CH3OH, CH3OH, और क्या बना N2, और क्या बना H2O। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बना CH3OH, यहाँ क्या बना N2, और क्या बना वाटर। इसका हमने ऊपर से लिख दिया है। ट्रिक कैसे करते हैं, वही एक ट्रिक लिखा है बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। एक सिंपल सा ट्रिक रख रखा है, हमने लिख रखा है, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर मैं यही रिएक्शन एरोमेटिक अमाइन के साथ करूं, विद एरोमेटिक अमाइन, यानी कि अगर मैं एनिलीन के साथ करूं तो क्या होगा, ठीक है। देखो जरा, अब आपको भी मालूम है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बहुत अच्छा तो अवेलेबल है नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत अच्छा तो अवेलेबल है नहीं। तो यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl के साथ अगर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपने इसको रखा है, ठीक है, तो क्या करेगा, तो यहाँ पे ये N2Cl बना लेता है, ठीक है, साथ में NaCl बना लेता है और वाटर बना लेता है, ठीक है। बात समझ में आ गया? कब बना लेगा, जब हम 0 से 5 डिग्री पे रखते हैं, ठीक है। और इसे, ये बहुत फेमस है, इस बार आपके कोर्स से इसको बाहर कर दिया गया है, ठीक है, बहुत फेमस है। ये क्या है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये एक सॉल्ट है, सॉल्ट बना लेगा, ठीक है, डाईएजोनियम सॉल्ट कहते हैं इसको, क्लियर। लेकिन अगर इसी को हम, इसी सेम चीज़ को अगर हमने 5 डिग्री से ज़्यादा एबव पे रख दिया तो ये फट से फेनॉल बना लेता है, वही नाइट्रोजन गैस फिर बाहर करेगा, ठीक है, ये फेनॉल बना लेता है। ध्यान रखेंगे इसको, 5 डिग्री 0 to 5 रखे तो ये बनाएगा डाईएजोनियम सॉल्ट, और इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं डाईएजोटाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको कहेंगे डाईएजोटाइजेशन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डाईएजोटाइजेशन, ठीक है। बेटा डाईएजो कहते किसे हैं, N डबल बॉन्ड N लगा रहे हैं ना, तो उसी को डाईएजो कहते हैं। ये डाईएजो है, ठीक है, N2Cl, ये ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ प्लस है, ये माइनस है, ऐसे, इसी को डाईएजोटाइजेशन कहते हैं, डाईएजो ग्रुप कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक, क्लियर हो रही है सारी बात? चलो आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। तो ये तो बेटा प्राइमरी अमाइन की बात थी, ठीक है। अगर यहाँ सेकेंडरी अमाइन होता, तो अगर यहाँ प्राइमरी की जगह पे सेकेंडरी अमाइन होता तो अगर प्राइमरी की जगह सेकेंडरी अमाइन होता तो क्या होता, ठीक है, चेक कर लेते हैं। सेकेंडरी अमाइंस एंड एरोमेटिक अमाइंस, याद रखना, यहाँ एरोमेटिक हम लिए हैं पर टेम्परेचर हमारा कुछ और है, टेम्परेचर हमारा कुछ और है, ठीक है। अगर हम ऐसा टेम्परेचर ना लें, ठीक,
और सेम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराए हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखो जरा, मान लो हमारे पास ये ऐसे है, ठीक है, सेकेंडरी है ना, यहाँ पे CH3 है, ये सेकेंडरी है, ठीक है। ये भी सेकेंडरी अमाइन की बात कर रहे हैं, ये तो प्राइमरी अमाइन था ना, ये सेकेंडरी अमाइन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर हम इसको HONO ऐसे ले तो यहाँ का हाइड्रोजन ये OH के साथ बाहर चला जाएगा, ये, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH3, यहाँ आया N, यहाँ डबल बॉन्ड O और साथ में ये वाटर, तो नाइट्रोसो कंपाउंड बन गया, इसे कहते हैं नाइट्रोसो, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो कंपाउंड कहते हैं। क्लियर, कैसा बन गया ये नाइट्रोसो, एक गड़बड़ है कहीं, हाँ ये CH3 छूट गया, ये CH3 ऐसे, अब ठीक है, ये ठीक है, नाइट्रोसो कंपाउंड बनेगा और साथ में वाटर हो गया। ये जो नाइट्रोसो कंपाउंड होता है ये येलो ऑयली होता है, ठीक है, येलो ऑयली होता है, इसे क्या कहेंगे, NN डाइमेथाइल नाइट्रोसोअमाइन, ये कहते हैं, ठीक है। और ये कैसा होगा, ये बेटा येलो ऑयली लिक्विड होता है ये, ठीक है। तो ये सेकेंडरी अमाइन के साथ रहा, और एरोमेटिक भी हो सेकेंडरी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सेम रिएक्शन होगा, ठीक है, सेम रिएक्शन ही रहेगा। तो यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। यहां तक समझने में कहीं कोई बेटा दिक्कत आ रही है, ठीक है। बोर्ड से बाहर नहीं बहुत गए हैं, बोर्ड के अंदर ही सारी चीजें हमने आपको यहां पे बताई है, ठीक है। अब एक काफी इंपॉर्टेंट और एक आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उसको देखते हैं जरा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये एक टेस्ट भी है, इंपॉर्टेंट भी है और टेस्ट भी है ये एक, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जरा कैसे, ठीक है। तो 8 नंबर हमारा जो है, अगर मैं सल्फोनिल क्लोराइड ले रहा हूं लेकिन एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, तो रिएक्शन हम करा रहे हैं, रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, इसके साथ रिएक्शन कराएं, ठीक है। अब ये होता क्या है एराइल, इसी को हम कहते हैं हिंसबर्ग्स टेस्ट, ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट कहते हैं इसको, हिंसबर्ग्स टेस्ट, ठीक है। ये किसके लिए होता है, ये है टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन, इसके लिए टेस्ट होता है, ये हमको ध्यान रखनी है। ये टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन, कार्बोनिल अमाइन टेस्ट केवल प्राइमरी देता है। अब अगर ये हमको पता करना है कि जो गिवन अमाइन है हमारे पास ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमको यही टेस्ट करना पड़ेगा। बेटा एक और है मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, ठीक है, पर यहाँ उसको अब हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे कोर्स में वो नहीं है, ठीक है, तो उसको हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हिंसबर्ग टेस्ट आराम से पूरा तीनों को डिस्टिंग्विश कर देगा, ठीक है। अब ये हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है, बर्ग्स रिएजेंट ये होता क्या है, यही है एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। ये देखो, ये हमने ले लिया बेंजीन SO2Cl, ठीक है, इसे हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये हिंसबर्ग रिएजेंट हो गया, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। इसको ओपन स्ट्रक्चर अगर बनाना है, ये बेटा ऐसे ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है।
यहीं से ये ब्रेक करेगा, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, चार्ज ऐसे ही ब्रेक करता है ये। ठीक है, अब सपोज करो हमने हिंसबर्ग रीजेंट ले लिया, ठीक है, और कोई अमाइन हमने इसके साथ लिया हुआ है, हमारे पास जो है वो अननोन अमाइन है। ठीक है, अभी हमें नहीं पता है वो कौन सा है। ठीक है, मान लिया कि वो कुछ ऐसा है, अभी हमें नहीं पता कैसा है। ठीक है, हमें मालूम नहीं है। अब देखो, तो ये जो H था Cl के साथ बाहर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा तो क्या बना लिया, तो ये बना लिया SO2 NHR, ये बना लिया। ठीक है, और साथ में HCl बाहर हो गया। अब अगर हम इसे NaOH में डालते हैं, बेस में डालते हैं, तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, डिज़ोल्व हो जाएगा। अगर डिज़ोल्व हो रहा है तो जो अननोन था ये मस्ट है कि ये प्राइमरी ही होगा। ठीक है, डिज़ोल्व क्यों हुआ, इस हाइड्रोजन की वजह से, याद रखेंगे। ठीक है, तो डिज़ोल्व ड्यू टू हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन, ये वाला, ये हाइड्रोजन जो उसी की वजह से डिज़ोल्व हुआ है, वरना डिज़ोल्व नहीं होता। ठीक है, तो रिएक्ट करेगा फिर डिज़ोल्व हो जाएगा। क्लियर, तो ये फिक्स हो गया कि ये तो प्राइमरी अमाइन है। क्लियर, जो अननोन अमाइन हमने लिया था वो प्राइमरी अमाइन था, ये बात कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर रहे हैं SO2Cl है। ठीक है, फिर हमने कोई अननोन लिया हुआ है, मान लो अननोन में ये हमने लिया है, मान लिया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा इसमें, ये अननोन था R2NH, इसके साथ ऐड करा, फिर ये HCl के साथ बाहर चला जाएगा। ठीक है, क्या बना लेगा, SO2NR2। ठीक है, और साथ में HCl, साथ में HCl बन गया। ठीक है, अब अगर इसको मैंने बेस में डाला तो याद रखिए डू नॉट डिज़ोल्व। क्यों डिज़ोल्व नहीं किया, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रहेगा तब तो डिज़ोल्व करेगा। तो अगर रिएक्ट तो किया पर डिज़ोल्व नहीं किया, इट मस्ट बी, इट इज़ सेकेंडरी अमाइन। बेटा रिएक्ट भी करे, डिज़ोल्व भी हो जाए तो क्या हो गया, ये हो जाएगा तो प्राइमरी अमाइन। ये बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। रिएक्ट भी किया, डिज़ोल्व भी हो गया, प्राइमरी अमाइन। केवल रिएक्ट किया, डिज़ोल्व नहीं हुआ, सेकेंडरी अमाइन। अब अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे SO2Cl है। ठीक है, अब कोई यहाँ पे क्या ले लिया हमने, टर्शरी ले लिया, टर्शरी अमाइन लिया। ठीक है, R3N इसके साथ, तो बेटा इसके पास कोई हाइड्रोजन है क्या, तो Cl किससे रिएक्ट करे, रिएक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब डू नॉट रिएक्ट। तो अगर रिएक्ट नहीं किया तो इट मस्ट बी टर्शरी अमाइन। देखो कितना अच्छा, एकदम क्लियर है बिल्कुल कॉन्सेप्ट। अगर रिएक्ट करे, डिज़ोल्व भी हो जाए, रिएक्ट किया, डिज़ोल्व भी हो गया, प्राइमरी अमाइन। केवल रिएक्ट किया, डिज़ोल्व नहीं हुआ, सेकेंडरी अमाइन। रिएक्ट ही नहीं किया तो जो अमाइन था हमारे पास वो टर्शरी था। तो ये हिंसबर्ग टेस्ट बहुत ही बढ़िया, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा टेस्ट है ये। ठीक है, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों के लिए होता है, ये तीनों के लिए है। ठीक है, तो अब लास्ट एक टॉपिक हमारे पास रह जा रहा है। ठीक है, लास्ट वाला उसको देख लेते हैं ज़रा। ये हमने पूरे रिएक्शन को बना के इसको दिखाया हुआ है कैसे हो रहा है ये। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेंगे, आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, एग्जाम में पूरी मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, आप बस लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। ठीक है, कि अमाइन अगर रिएक्ट कर रहा है सल्फोनिल क्लोराइड से, ठीक है, और फिर बेस में डिज़ोल्व हो जा रहा है तो प्राइमरी अमाइन होगा। ठीक, अगर केवल रिएक्ट किया पर डिज़ोल्व नहीं हुआ बेस में तो सेकेंडरी अमाइन, अगर रिएक्ट ही नहीं किया तो प्राइमरी। अब कंपटीशन में पूछता है कि रिएक्ट क्यों किया या टर्शरी रिएक्ट क्यों नहीं किया, क्यों डिज़ोल्व हुआ, सेकेंडरी टर्शरी क्यों डिज़ोल्व ही नहीं हुए, टर्शरी तो रिएक्ट ही नहीं किया, डिज़ोल्व कहाँ से हुआ, तो रीज़न क्या था, हाइड्रोजन का। ठीक है, अब नाइन्थ लास्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हमारे पास। ठीक है, या इसी को हम कहेंगे रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
ये हो गया रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर। इसमें सबसे पहला क्या लेंगे, सबसे पहला इसमें है हैलोजिनेशन। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, हैलोजिनेशन। ठीक है, सबसे पहला हो जाएगा हैलोजिनेशन। अब रिंग सब्स्टिट्यूशन है, याद रखना है एक बात हमको क्या, कि जो NH2 है ये क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ये बात तो हम पहले ही बता चुके हैं, अभी के लेक्चर में, आज स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया था। ठीक है, और हैलोजिनेशन में भी सिर्फ हमको ब्रोमिनेशन पढ़ना है, सिर्फ ब्रोमिनेशन हमारे कोर्स में है। ठीक है, तो हमने रिंग सब्स्टिट्यूशन की बात कही थी, तो ये हमने ले लिया एनिलिन। ठीक है, और एनिलिन में Br2 ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर के साथ हमने क्या किया, रिएक्ट करा दिया बेटा। ठीक है, ब्रोमीन वाटर के साथ। ठीक, तो यहाँ क्या है, ये तो NH2 है ही है, यहाँ लगेगा Br, यहाँ लगेगा Br, यहाँ लगेगा Br। ठीक है, तो 246 ट्राई ब्रोमो एनिलिन ये बन जाएगा। ठीक है, और साथ में थ्राइस ऑफ HBr बाहर हो जाएगा, देख लो जरा। ठीक है, और यही अगर इसके साथ हमने Br2 लिया होता AlCl3 के प्रेजेंस में, तो कहानी कुछ और होती। क्या होती, यहाँ पे NH2 है, यहाँ Br लगता, प्लस तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे Br लग जाता। ये चीज़ है। हैलोजिनेशन समझ में आया। ठीक है, और हाँ, ये वाइट PPT आएगा, ध्यान रखना है हमको, वाइट PPT ये आएगा, वाइट PPT आता है। ठीक है, तो पहला हमारा हैलोजिनेशन टॉपिक कंप्लीट हो गया। क्लियर। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, अब नाइट्रेशन में किसके साथ रिएक्ट कराते हैं हम, नाइट्रेशन में किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, तो बेटा नाइट्रेशन में हमेशा किसके साथ, कॉन्सेंट्रेट HNO3 लेते हैं। अब चूंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एनिलीन की हालत ख़राब कर देगा, इनकी तो बिल्कुल एकदम हालत ख़राब बिल्कुल। तो अगर हमने कहीं पे कंसनट्रेट HNO3 ले लिया कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, तो बेटा बनाएगा तो तीनों। ठीक है, हाँ, यहाँ NO2 ऐड करेगा। ठीक है, तो यहाँ सब बनने लगेगा, रीज़न यही है सब बनने का। ये ठीक है, यहाँ सब बनने लगेगा। ठीक है, तो रीज़न क्या है सबके बनने का, रीज़न क्या हो गया। ठीक है, ये कितना बनता है ऑर्थो वाला, तो मेटा वाला बनता है 47%। ताज्जुब की बात है, 51% पैरा बनेगा और 2% केवल बनता है ऑर्थो, जबकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही है, ऑर्थो डायरेक्टिंग है फिर भी केवल 2% बन रहा है। रीज़न क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएक्शन ही नहीं करेगा। ठीक है, देख लो कितनी ख़राब कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, बिल्कुल ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक, तो डायरेक्टली नाइट्रेशन तो होता ही नहीं है एनिलीन का, लेकिन अगर हम कंट्रोल्ड कंडीशन में कराते हैं तो ये उल्टे पुल्टे कहानी रिजल्ट आते हैं हमारे पास। रीज़न इसका क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और ये जो हो रहा है, अगर कोई पूछे तो ये कंट्रोल्ड कंडीशन में है, याद रखिएगा, नॉर्मल नहीं है। अगर कोई पूछे नाइट्रेशन होगा तो बोलोगे नहीं होगा, नाइट्रेशन नहीं होगा, क्यों, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खट से इसी को ऑक्सीडाइज कर देगा। लेकिन अगर कंट्रोल्ड कंडीशन में कराए तो ये मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना ये है अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। नॉर्मली तो ना बोल देंगे सीधे सीधे। ठीक है, नाइट्रेशन को नॉर्मली ना बोल देंगे। क्लियर। ठीक है,
लास्ट थर्ड हमारा क्या है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन है, ठीक है, सल्फोनेशन। अब देखो यहाँ एनिलिन है, रिएक्शन हमने करा दिया किससे, H2SO4। कैसा H2SO4 है बेटा, कॉन्सेंट्रेट है। ये कैसे टूटेगा, ये H प्लस और HSO4 माइनस। अब देखो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर, फट से ये हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा। सिंपल, ध्यान देते रहना, हाइड्रोजन अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, तो यहाँ बनाएगा NH3 प्लस और साथ में इसके लग जाएगा HSO4 माइनस। देख लो जरा। और जैसे ही इसको तुम थोड़ा सा हीट करोगे, वार्म करोगे, हीट करेंगे हम, तुरंत ये हीट करने पे कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे NH2 और यहाँ पे HSO4, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ ऐसे। और ये एक रेजोनेंस करेगा, किसके साथ ये रेजोनेंस करेगा, ये रेजोनेंस करेगा, फिर वही कहानी आ जाएगी, इसमें NH3 आ जाएगा प्लस के फॉर्म में और यहाँ आएगा SO4 माइनस के फॉर्म में। ये यहाँ माइनस के फॉर्म में, प्लस के फॉर्म में, देख ले, ये सल्फोनेशन हो गया, ठीक है। ये इतना सल्फोनेशन हो गया। क्लियर हो रही बात, ठीक है, बात समझ में आ गया, ठीक। तो इसे हम कहते हैं सल्फोनेलिक एसिड, ठीक। और ये देखो, ये है एक ज्विटर आयन, इसे कहते हैं हम ज्विटर आयन, या इसी का एक नाम होता है इनर आयन, ठीक है। ज्विटर आयन या इनर। ज्विटर आयन किसे कहते हैं, अगर एक ही मॉलिक्यूल में दोनों चार्ज प्रेजेंट हो, एक ही मॉलिक्यूल में दोनों चार्ज अगर प्रेजेंट है प्लस और माइनस, तो उसे कहते हैं ज्विटर आयन। एक ही मॉलिक्यूल में दो चार्ज अगर प्रेजेंट हो तो उसे कहते हैं ज्विटर आयन, ठीक है। तो ये ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कर लेगा। इतना समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत, ठीक है, क्लियर हो गया। तो बेटा आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अमाइन जो था वो चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं आगे।